आज से करीब 150 साल पहले यानी कि ब्रिटिश काल में बंगाल के तारकेश्वर में एक सेक्स स्कैंडल होता है। एक आदमी जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके गांव के मंदिर के एक महंत के साथ चल रहा है। वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर देता है और इस घटना के बाद वो हमारे देश के हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। ये घटना सिर्फ इसलिए भी हिस्टोरिक नहीं कि ये ब्रिटिश काल में हुई थी, लेकिन इस केस में जो सज़ा सुनाई गई, जो इंसाफ हुआ और जो जजमेंट दिया गया, वो भी हिस्टोरिक है। ये हत्यारा पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद ब खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता है। कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है, लेकिन इस हत्यारे पति के पक्ष में बंगाल के हजारों लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। वो उसके लिए एक मुहिम छेड़ देते हैं और कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ता है। कोर्ट को उस हत्यारे पति को रिहा करना पड़ता है। वो हत्यारा पति बंगाल के लोगों के लिए एक हीरो था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। हम हैं अनीशा सिंह आनंद। तो आज की कहानी है, जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रिटिश एरा की। सन 1873 की बात है। बंगाल के तारकेश्वर में एक 16 साल की लड़की रहती थी, एलोकेशी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम था नोबिन चंद्रा, जो कि कलकत्ता में एक सरकारी नौकरी करता था। चूंकि नोबिन, उसका पति, कलकत्ता में रहता था, एलोकेशी अपने माता पिता के साथ अपने गांव तारकेश्वर में रहती थी। एलोकेशी का पति उससे बेइंतहा प्यार करता था। नोबिन हालांकि कलकत्ता में रहता था, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गाँव आ जाया करता था। इसी गाँव में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था, जिसके महंत थे महंत माधव चंद्रा। माधव चंद्रा के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है या संतान प्राप्ति में बड़ी मुश्किल आ रही है और उसको अगर माधव चंद्रा अपना आशीर्वाद दे दे तो उसकी झोली तुरंत भर जाती थी। ये बात एलोकेशी के परिवार को भी पता थी। एलोकेशी के साथ सब कुछ अच्छा था, उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन सिर्फ एक ही कमी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी एलोकेशी की गोद नहीं भर रही थी। एलोकेशी को जब इन महंत के बारे में पता चलता है और उसके परिवार को जब इस महंत के बारे में पता चलता है, तो वो भी अपनी बेटी को लेकर महंत माधव चंद्रा के पास जाते हैं। माधव चंद्रा एलोकेशी को आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर उसकी बुरी नज़र भी पड़ जाती है। वो उसे पूजा पाठ के बहाने अपने आश्रम बुलाते हैं और उसे प्रसाद के नाम पर कुछ खाने को देते हैं। वो प्रसाद खाकर एलोकेशी तुरंत बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में वो महंत उसके साथ बलात्कार करता है। जब एलोकेशी को होश आता है और उसे पता चलता है उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो वो उस महंत के सामने रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है और उसे धमकी देती है कि वो उसकी सारी कारगुजारी सबको बता देगी। वो महंत उसे पहले तो प्यार से समझाता है और कहता है कि मेरा दिल तुझ पर आ गया है और तू अगर मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे और तेरे परिवार को धन धान्य से भर दूंगा। लेकिन एलोकेशी जब तब भी मना करती है तो इस बार वो उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू भी जान से जाएगी और तेरा परिवार भी जान से जाएगा। एलोकेशी इस बात से डर जाती है। वो सिर्फ 16 साल की लड़की थी। पहले तो एलोकेशी मजबूर होती है और मजबूरी में इस महंत को हाँ कहती है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो भी इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेती है, शायद अपनी किस्मत समझ लेती है। एलोकेशी और महंत के इस अफेयर के बारे में धीरे धीरे सबको पता चलने लग जाता है। लोग दबी ज़बान में कानाफूसी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी ये हिम्मत नहीं होती कि इस बारे में आगे आकर आवाज़ उठाएं या कहें कि महंत एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि महंत अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती था।
बड़े बड़े लोग उसके यहाँ आते थे, बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नियाँ भी उसके आश्रम में आकर आशीर्वाद लिया करती थी। तो आखिर उसके बारे में कौन क्या कह सकता था। ऐसे में एलोकेशी का पति नोबिन चंद्रा कलकत्ता से अपने काम से छुट्टी लेकर गांव आता है। उसके लिए तो सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। उसकी पहले जैसी खूबसूरत पत्नी जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, और उसकी पत्नी भी उससे बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे गांव वालों से उसकी पत्नी और महंत के रिश्ते के बारे में बातें सुनने को मिली। पहले तो वो विश्वास नहीं करता, लेकिन जब हर कोने से उसे यही बात सुनने को मिल रही होती है कि उसकी पत्नी और महंत के बीच में नाजायज संबंध है, तो वो अपनी पत्नी को कन्फ्रंट करता है। एलोकेशी अपने सामने नोबिन के कड़े सवाल सुनकर ढेर हो जाती है। वो रोते रोते कहती है कि ये सच है, लेकिन वो उससे अपने किए की माफ़ी मांगती है। वो बोलती है कि महंत ने उसके साथ पहले ज़बरदस्ती की थी और फिर उसे मजबूर किया कि वो उसके साथ ये रिश्ता निभाती रहे। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर नोबिन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसने जो प्यार के सपने देखे थे अपनी पत्नी के साथ, उसने जो लॉयल्टी एक्सपेक्ट की थी अपनी पत्नी से, वो सब चकनाचूर हो गए थे। नोबिन बहुत ही ज़्यादा हताश था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। जब एलोकेशी उसके सामने रोकर उससे पूरे दिल से माफ़ी मांगती है और एक दोबारा शुरुआत करने की गुहार लगाती है, तो नोबिन उसे माफ़ करने को तैयार भी हो जाता है। लेकिन नोबिन ये जानता था कि वो महंत से लड़ नहीं सकता। महंत बहुत पावरफुल इंसान था और वो अपनी पत्नी के लिए उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि बेहतर यही होगा कि वो उसके साथ कलकत्ता चली जाए। एलोकेशी इस बात के लिए राज़ी भी हो जाती है और दोनों एक दिन बिना किसी को कुछ बताए कलकत्ता के लिए निकल चलते हैं। लेकिन ये बात महंत को पता चल जाती है। महंत माधव चंद्रा, जो कि अब तक पावर के नशे में चूर था, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था कि उसकी पसंदीदा चीज़ उससे यूं अलग हो जाए। तो वो एलोकेशी और नोबिन के पीछे अपने लोगों को भेजता है। महंत के लोग नोबिन और एलोकेशी को बीच रास्ते में रोकते हैं। उन लोगों में और नोबिन के बीच में काफ़ी झड़प होती है और बहसा बहसी कुछ यूं बढ़ जाती है कि नोबिन गुस्से, जेलसी और अपमान के भाव में जल उठता है और वो अपने झोले में से एक धारदार हथियार निकालता है। उस हथियार को देखकर महंत के लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन नोबिन का गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि अचानक उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ उसकी पत्नी के ही कारण हुआ है। वो अपनी पत्नी की तरफ जाता है और उसके गले के ऊपर वो धारदार हथियार रखता है और एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। हालांकि एक ही मिनट के बाद उसे ये एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। ग्लानि में और पश्चाताप में वो खुद ही पुलिस के पास जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। पुलिस नोबिन को अरेस्ट करती है और ये मामला कोर्ट में जाता है। जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं, उस समय की न्यायिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि कोर्ट में ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था और आम पब्लिक को भी परमिशन थी कि वो किसी भी केस की हियरिंग को सुन सकें। तो जब इस केस की हियरिंग हुआ करती थी तो कोर्ट खचाखच भरा रहता था। आम जनता के इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स नोबिन के साथ ही थे। तो जूरी के ऊपर भी हमेशा ये प्रेशर बना रहता था कि वो इस केस में जो जजमेंट सुनाए वो जनता के इमोशंस को ध्यान में रखकर सुनाए। तो जब ज्यूरी को पता चला कि नोबिन ने अपनी पत्नी की हत्या किन कारणों से की या किन सर्कमस्टांसेस में की, तो उन्होंने नोबिन को हर चार्जेस से बरी कर दिया। ये जजमेंट सुनकर आम पब्लिक में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक ब्रिटिश जज ने इस पूरी जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और इस केस को हाई कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में मर्डर के साथ साथ
अडल्ट्री का भी मामला बनता है। तो जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तो दोनों ही मामलों पर बहस होती थी। हाई कोर्ट ने काफ़ी लंबी बहस और हियरिंग के बाद इस केस में नोबिन और महंत दोनों को ही दोषी पाया। हाई कोर्ट ने नोबिन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उस महंत को 3 साल के कारावास की सज़ा सुनाई। जैसे ही कोर्ट में मौजूद जनता ने इस जजमेंट को सुना, उनमें नाराज़गी सी दौड़ गई। लोग नोबिन के लिए अब सड़कों पर उतर आए थे। कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। कानून के लिए नोबिन एक हत्यारा ज़रूर था, लेकिन लोगों के लिए वो एक हीरो था। उनके हिसाब से नोबिन ने जो किया वो सही किया था। हाई कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ लोगों में एक मुहिम शुरू हो गई। एक पिटिशन फाइल किया गया जिसमें 10,000 लोगों ने सिग्नेचर किया था। इन 10,000 लोगों में पढ़े लिखे लोग भी थे, अनपढ़ लोग भी थे, अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे। मानो पूरा बंगाल का समाज महंत के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ खड़ा हो गया। जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर इतना दबाव हुआ कि उन्हें आखिरकार अपना जजमेंट बदलना पड़ा और नोबिन को रिहाई मिली। तो इस तरह से ये केस हिस्ट्री में दर्ज हो गया। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो बंगाल में ये केस इतना ज़्यादा चर्चित था, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि जो लोग करंट अफेयर्स के बारे में भी नहीं जानते थे, जो लोग देश में क्या चल रहा है, उनके राज्य में बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं, वो नहीं जानते थे, लेकिन वो इस केस के बारे में ज़रूर जानते थे। पिछले 150 सालों में ये स्कैंडल 19 प्लेस का सब्जेक्ट बन चुका है। कई फिल्में भी बनी हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। कालीघाट के पेंटिंग्स में भी इस स्कैंडल के मेजर इवेंट्स के डिपिक्शंस हैं। एलोकेशी को कुछ नैरेटिव में एक विक्टिम बताया गया है, तो कुछ नैरेटिव में सिडक्ट्रेस बताया गया है। लेकिन नोबिन हर नैरेटिव में एक लॉयल और डिवाउट हस्बैंड ही रहा है। तो ऐसे 150 साल पुराने एक स्कैंडल ने हमारे पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पूरे न्याय के व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, इस स्कैंडल के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स आप तक तुरंत पहुँचें। मिलेंगे हम लोग एक और अनोखी स्टोरी के साथ अगली कहानी में, अगले एपिसोड में क्राइम टेल्स के। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।